हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गणित की पाठ्य योजना। तो बस पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों को मैथ के ऊपर आप लोगों को क्लास 8th की अगर आप लोगों को पाठ्य योजना बनानी है मैथ की, तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को अच्छे से मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और डेली बेसिस पे यानी कि हर रोज़ यहाँ पे मैं नए नए विषय की नए नए क्लास के आप लोगों के पास रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की कोई भी कौशल की वीडियो पहुंचाता रहता हूं। तो इसके लिए आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो है उसको अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे उस पेज पे आप सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। आपको अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना है, आपका जिस विद्यालय में आपका टीचिंग लगेगा उस विद्यालय का नाम लिखना है। फिर आपको अपना नाम लिखना है, छात्राध्यापक का नाम, या फिर छात्राध्यापिका अगर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। इसके बाद आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है, उसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश और अवधि लिखना है। दिनांक जिस डेट को आप पाठ्य योजना पढ़ाएंगे वो डेट लिख दीजिएगा। कक्षा हमारी है 8वीं, वर्ग है अ, विषय है गणित का, कालांश यानी कि चक्र, काफ़ी जगह पे इसको चक्र कहते हैं, काफ़ी जगह पे इसको कालांश कहते हैं। इसका मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे 3rd लिखा हुआ है, आप इसको अपने अनुसार भरिएगा। अवधि है 35 मिनट का। अब इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का जो प्रकरण है वो है अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड के ऊपर आज की पाठ्य योजना है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के सामने देखिए लिखा गया है पूर्ववत, यानी कि इसके पहले अगर आपने गणित की कोई भी पाठ्य योजना बनाई है उसमें आपका कोई भी सामान्य उद्देश्य रहा होगा तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको लिखना होता है। लिखने की जरूरत नहीं होती, बार बार पूर्ववत लिख दीजिएगा, क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य होता है वो आपका विषय के अनुसार बदलता है। अगर आपका गणित का विषय है तो आपका गणित का विषय का सामान्य उद्देश्य सेम रहेगा कि आपका ये विषय पढ़ाने का या ये विषय या फिर कोई भी विषय आप बना रहे हैं तो उसमें वो विषय पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है कि बच्चे उस विषय को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा गणित पढ़ाने के बाद क्या उद्देश्य होना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो अगर आप पहले बार पाठ्य योजना बना रहे हैं गणित की तो पूर्ववत नहीं लिखेंगे पहली पाठ्य योजना में, क्योंकि पूर्ववत लिखेंगे तो यानी कि इसके पहले आप लिख चुके हैं। तो पहली पाठ्य योजना में आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है सामान्य उद्देश्य। वो आप जाके मेरे अन्य वीडियो में देख लीजिएगा, मैथ वाले प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको सामान्य उद्देश्य 5 से 6 पॉइंट आराम से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए लिखा गया है पहला हेडिंग ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है छात्र अभाज्य गुणनखंड से संबंधित तथ्यों का यहाँ पे प्रत्याभिज्ञान है कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र अभाज्य गुणनखंड से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है दूसरी हेडिंग अवबोधात्मक उद्देश्य। छात्र अभाज्य गुणनखंड को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र अभाज्य गुणनखंड के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है अनुक्रियात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र अभाज्य गुणनखंड का उपयोग अपने दैनिक क्रियाकलाप में कर सकेंगे, कलापों में कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग में आता है आपका यहाँ पे सहायक सामग्री। ठीक है, सहायक सामग्री का मतलब होता है वो सभी सामग्री के बारे में, उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय 40 मिनट की क्लास या फिर 35 मिनट की क्लास में लेते हैं। उस सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखना होता है पढ़ाने के लिए जिस जिस चीज़ की आप यूज क्लास में करते हैं। तो लपेट श्यामपट आप रोलिंग बोर्ड लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंटर ले जाएंगे, एक छड़ी होती है जिससे आप श्यामपट पे बताएंगे बच्चों को, तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। चौक, डस्टर, ये सारी चीज़ें तो आप यूज ही करेंगे। अब आता है आपका अगला हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र गुणनखंड से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाने में थोड़ी सी सावधानियाँ रखनी होती है। अगर आप वो सावधानियाँ रख लेते हैं तो आप कोई भी बच्चा है वो प्रस्तावना प्रश्न आसानी से बना पाएगा। इसमें 3 कॉलम बनाना होता है। पहले क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। छात्राध्यापक की जगह पे लड़की हैं आप तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर जो आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ठीक, तो पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है अंक 8 व 4 से बनने वाली 2 अंकों की संख्या बताओ। तो 8 4 से या तो 84 बनेगा या तो 48 बनेगा, तो आपको दोनों यहाँ पे आंसर मिलेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न बनेगा 84 का बराबर 12 गुणे 7 में 7 भाज्य संख्या है अथवा अभाज्य। आप पूछेंगे तो बच्चे बोलेंगे 7 अभाज्य संख्या है। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे 7 के सभी गुणनखंड कैसे हैं, तो सब बच्चे बताएंगे सभी गुणनखंड अभाज्य, यानी कि अभाज्य संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य होंगे। अब आपका यहाँ पे
प्रकरण निकल गया तीसरे क्वेश्चन में। अब चौथा क्वेश्चन आप समस्यात्मक पूछेंगे, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो बच्चे हो सकता है इसके बारे में बता पाएँ थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा चीज़ नहीं बता पाएंगे। तो ये प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए उद्देश्य कथन लिखा गया है, बच्चों आज हम अभाज्य गुणनखंडों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे उद्देश्य कथन इसलिए बोला जाता है क्योंकि बच्चों से आपने प्रश्न तो पूछ लिया प्रस्तावना का, लेकिन उनको कंफर्म नहीं हुआ कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, आप क्या पढ़ाएंगे उनको। तो यहाँ पे अपने आपका जो चैप्टर आप पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में आप बच्चों को बताते हैं अपने उद्देश्य कथन में। ठीक है, कि आज बच्चों मैं आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड के बारे में अध्ययन कराऊंगा या फिर बताऊंगा। अब आता है आपका अगला हेडिंग प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण इस तरीके से हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, सेम लड़कियां तो छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है यहाँ पे शिक्षण बिंदु है अभाज्य गुणनखंड। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे 3 का गुणनखंड क्या होगा। तो बच्चे बोलेंगे 1 व 3। दूसरा प्रश्न पूछेंगे 3 के सभी गुणनखंड कैसे हैं। तो बच्चे बोलेंगे अभाज्य है। तीसरा प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब यही सारी चीज़ें जो यहाँ पे मिली हैं आपको श्यामपट्ट पे भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें श्यामपट्ट पे नहीं लिखनी होती, जिससे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो कोई। जो इंपॉर्टेंट लगे अपने अनुसार आप श्यामपट्ट पे वो सारी चीज़ें लिख दीजिएगा। अब स्पष्टीकरण आता है, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य हों तो ऐसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे 84 है। 84 गुणनखंड कौन कौन सा है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 में 84 के 4 गुणनखंड आपको पता है कि 2 भी सबसे छोटी यहाँ पे अभाज्य संख्या है, और जो कि अकेली ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो 2 भी आपकी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है। तो ऐसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, चौथा क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, 6 बराबर 2 गुणे 3 किस प्रकार का गुणनखंड है। तो बच्चे बोलेंगे ये भी आपका अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। 12 का गुणनखंड निकालो। 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अगला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड का एक उदाहरण दो। बच्चे बोलेंगे वही आप जो बताए हैं, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। ये सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट पे भी लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, एक संख्या के गुणनखंड 9 और 2 हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड बताओ। ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए। नहीं बता पाएंगे तो आप स्पष्टीकरण देंगे, यहाँ पे बच्चों को बताएंगे उसके बारे में। यदि किसी संख्या का गुणनखंड दिया हो तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड बताने के लिए हम एक चर राशि x y z में इसे कोई मान लेते हैं। जैसे माना x है यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा 9 गुणे 2 ऊपर दिया गया था क्वेश्चन, तो 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 में यहाँ पे। अतः संख्या के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 3 गुणे 3 3 2। ठीक, यही सारी चीज़ें आप श्यामपट्ट पे भी लिख दीजिए जो आपने बताया है अभी एग्जाम्पल। तो ये था हमारा प्रस्तुतिकरण। अगर आपको इसके अलावा भी कोई पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ऐड करना है तो आप अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न यानी कि आपने जो पढ़ाया है अभी क्लास में, अब उसका आप मूल्यांकन करेंगे कि आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, या फिर आपके पढ़ाए गए चीज़ों को बच्चे कितने अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। ये सारी चीज़ें आप मूल्यांकन प्रश्न से ही समझ सकते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पूछेंगे बच्चों से 7 के सभी गुणनखंड कैसे हैं। तो बच्चे बताएंगे उसके बारे में। इसका गुणनखंड आपको पता है कि 1 और 7 होगा, दोनों अभाज्य, यहाँ पे सिर्फ 7 होगा। तो यहाँ पे 7 आपको पता है कि अभाज्य संख्या है। दूसरा प्रश्न पूछेंगे 84 का गुणनखंड कीजिए। तो बच्चे 84 का गुणनखंड करेंगे। 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 गुणे 3 12 हो गया, 12 गुणे 7 12, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 आपका 84 का गुणनखंड हो जाएगा। तो ये हो गया मूल्यांकन प्रश्न। अब लास्ट में आता है आपका श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आप जो श्यामपट्ट पे कराए रहेंगे उसको यहाँ पे श्यामपट्ट वाली चीज़ को यहाँ पे सारांश के टाइप में व्यक्त कर देंगे। x बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 है, 84 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 का गुणनखंड 1 गुणे 7। अब आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में देखिए यहाँ पे जब छात्र श्यामपट्ट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखने लगेंगे तो उसी समय आप छात्राध्यापक उस मतलब चारों तरफ घूम के क्लास में आपका कार्य है कि आप श्यामपट्ट पे ही ना खड़े रहें। आप निरीक्षण, आप होमवर्क दे दिए हैं बच्चों को श्यामपट्ट कार्य, उसको एक श्यामपट्ट के पास खड़े होकर बस मत देखते रहिए, क्लास में पूरा घूमिए और घूम के देखिए कि किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर दिक्कत हो रही है तो उसको बताइए कि श्यामपट्ट पे क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद गृह कार्य आता है। गृह कार्य आपके लेसन प्लान का सबसे लास्ट हेडिंग होता है। तो यहाँ पे देखिए गृह कार्य दिया जाएगा बच्चों को। यहाँ पे 52 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, इसके बारे में बच्चे घर से लिख के ले आएंगे।
तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज के लेसन प्लान देखने के बाद आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो की PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को लेसन प्लान की ज़रूरत है किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो सबसे पहले रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे विषय के अनुसार जैसे हिंदी का आपको चाहिए तो हिंदी वाले में 40-50 वीडियो आपको मिल जाएंगी, मैथ में भी लगभग 45-50 मिल जाएंगी, साइंस का भी 50 मिल जाएगा लगभग, इंग्लिश का भी 10-15 मिल जाएगा, मैथ और कंप्यूटर का, सामाजिक विज्ञान का, सभी के लगभग इतने भी लेसन प्लान मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं जिससे आप लोगों को देख के आप लिख सकते हैं। अगर उसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए, कोई नए चैप्टर का आप लोगों को लेसन प्लान चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन वहाँ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचा दूँगा। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।